हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, एटम और मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर में आपके मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में किस तरह से लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है, उस इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको इस पूरे सेशन में कराऊंगी। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। ये आज वाला वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। आज हम थोड़ा थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं और कल आपको सारे एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को देखिएगा, जिससे कि एटम और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से जो डर है, ये मैं आपके डर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी और शायद निकाल भी पाऊंगी। तो बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजी भाषा में, बाइलिंगुअल चलते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, जिसमें कि कंप्लीट फिजिक्स हमने कंप्लीट करी है, कंप्लीट फिजिक्स मैं बोल रही हूँ बार बार कि एक भी चीज छूटी नहीं है। क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सारे चैप्टर्स आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, विद एग्जाम्पलर्स, एवरीथिंग, सब चीज उसमें कवर हुई है, थ्योरी के साथ, पीवाईक्यूज के साथ। तो उस सेशन को नहीं देखा है तो जाकर देखो, प्लेलिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी स्क्रॉल करती हुई। आपकी बीपीएससी टीआरई 4 एडवांस साइंस लेवल करके प्लेलिस्ट है, सबसे ऊपर ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको जाना है उस सारे सेक्शन पे, सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। ग्रेविटेशन हो गया, चाहे मोशन हो गया, चाहे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, चाहे साउंड हो गया, सब कुछ कंप्लीट किया है। तो जाकर जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। आज हम इस केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री खत्म करते ही हम बायो को करेंगे और बायो को मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड का भी साथ में करवाऊंगी। तो इन सब सेशन से जुड़िएगा। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं जरूर बताया करिए, जिससे कि अगले वीडियो को फ्रेम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। चलिए आइए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब आपका परमाणु और अणु की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, या पहले परमाणु और अणु जो अब हम इसको नाम से जानते हैं, वो कैसे इसके नाम तक पहुंचे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरीज की, कैसे यहाँ तक एटम और मॉलिक्यूल्स या एटम के अंदर आपका प्रोटॉन, आपका इलेक्ट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को करेंगे और बिलीव करिए आपको सारी चीज यहीं की यहीं याद करवाऊंगी मैं, आपको बार बार खोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हिस्ट्री में आए हमारे इंडियन फिलोसोफर, भारतीय फिलोसोफर आए और भारतीय फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने पदार्थ एक टर्म यूज किया कि पदार्थ, या उसको हिंदी में, इंग्लिश में उन्होंने पदार्थ लिखा, तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा पदार्थ। अब इस पदार्थ को हिंदी में क्या बोला गया? द्रव्य। तो पदार्थ को अगर तोड़ा जाए तो तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो छोटे छोटे कणों में ये पदार्थ जो है, ये जो आपका द्रव्य है, ये टूटेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी इनके अनुसार कि जब इस छोटे से कण को आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कि अब वो क्या हो गया, कण अब वो इनडिविजिबल हो गया, अविभाज्य हो गया। तो जैसे ही वो कण अविभाज्य हो गया, इनडिविजिबल हो गया, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या? परमाणु। तो इन्होंने क्या बताया? पहली चीज कि पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक ऐसी स्थिति आती है जो कि सबसे सूक्ष्म कण होता है, छोटा कण होता है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब उसको नाम दे दिया उन्होंने परमाणु, हिंदी में भी परमाणु। ठीक है, ये क्या हुई? ये हमारे इंडियन फिलोसोफर की बात हुई। दूसरी बार फिर दूसरे आए पकुधा कत्यामा। पकुधा कत्यामा ने क्या बोला? उन्होंने भी इसी बात को बोला और उन्होंने फर्दर एक और चीज बोली। क्या बोला उन्होंने? कि पार्टिकल्स, जो कण है, वो हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, संयोजक रूप में रहते हैं।
ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, हमारे फकुदा कत्यामा ने बोला, फकुदा कत्यामा ने, कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, कि जो आपके कण होते हैं वो हमेशा संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। अब इंडियन फिलोसोफर्स इतनी सब बातें कर रहे थे पदार्थ और कणों के बारे में, तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाए, भाई हमें भी तो अपनी क्या है, अपनी बातें बतानी है, लोगों तक अपना साइंस पहुंचाना है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला अब इसमें ग्रीक फिलोसोफर्स के दो नाम, डेमोक्रिटस और आपका ल्यूसिफस। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस आए, तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने अभी तक क्या वर्ड यूज किया जा रहा था इंडियन फिलोसोफर्स के द्वारा, पदार्थ। अब वो क्या थे, ग्रीक थे, इंग्लिश थे, तो क्या थे, उन्होंने इस पदार्थ के टर्म को हटाकर उन्होंने क्या टर्म यूज किया, उन्होंने टर्म यूज किया मैटर। थी वही बात, था वही पदार्थ, था वही द्रव्य, पर अब उन्होंने उस पदार्थ वर्ड को हटाकर, क्योंकि इंडियंस का था तो हटा दिया, अपना इंग्लिश टर्म ले आए, उन्होंने यहाँ पर मैटर यूज किया। अब उन्होंने वही सेम बात बताई जो कि आपके सबसे पहले महर्षि कन्नड़ ने बोली थी। क्या बताई, कि जो मैटर है इसका जब डिवाइड करते जाओ तो स्मॉलर पार्टिकल्स में ये आपको देखने को मिलता है। अब ये स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, मतलब इसका डिवीजन पॉसिबल होता है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उस एक पार्टिकल का फर्दर डिवीजन नहीं होता, वही सेम बात जो कि आपकी महर्षि कन्नड़ द्वारा कही गई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि मैटर जो है, जो कि विभाजित किया जा सकता है, उसको तोड़ते जाओ। अब वो एक ऐसे समय आएगा कि जब पार्टिकल्स ऑब्टेन कांट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब कि ये जो पार्टिकल मिला, जो कण मिला, वो अब अविभाज्य हो गया, अब उसका विभाजन पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर इस इनडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया क्या, एटम। तो एटम का नाम सबसे पहले दिया था किसने, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने, जिन्होंने अपनी ये डिस्कवरी की थी। तो एटम जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल था, किसके द्वारा, ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस द्वारा। अब इन्होंने, ये देखो एनसीईआरटी की लाइंस आपसे उठाकर पूछी जाती हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट एज सच लिखी है, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर एनसीईआरटी की लाइंस से बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाए तो आप गलत ना करें। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि मैटर जो कि द्रव्य था, उसका जब विभाजन हुआ तो एक ऐसा कण मिला जिसका अब पुनः विभाजन नहीं हो सकता। अब जब पुनः विभाजन नहीं हो सकता तो उस पुनः इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम किसने दिया, एटम। वो आपके ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने दिया। ठीक है, अभी तक एटम का नाम कहीं किसी ने नहीं दिया था, तो सबसे पहली बार एटम का नाम किसने दिया था, वो आपके ग्रीक फिलोसोफर्स ने दिया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे महर्षि कन्नड़ थे, जो कि इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने पदार्थ वर्ड को यूज किया था, जिसको हिंदी में द्रव्य बोलते हैं, जिसका फर्दर विभाजन किया जा सकता है और एक ऐसा सूक्ष्म कण मिलता है जिसका अब डिवीजन नहीं पॉसिबल है, तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु नाम दिया इधर। अब इधर इसको फकुदा कत्यामा ने क्या बोला था कि ये जो कण है ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, संयुक्त रूप से देखने को पाए जाते हैं। अब ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने क्या बोला कि यही जो बात थी पदार्थ की, द्रव्य की, उन्होंने उसका टर्म चेंज करके मैटर यूज किया। और मैटर क्या है, डिविजिबल है, पर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि उस एक पार्टिकल का फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इनडिविजिबल हो गया वो। अब जैसे ही वो इनडिविजिबल पार्टिकल बन गया तो उसका नाम दे दिया अब उन्होंने एटम। ठीक है, ये आपका इतना पूरा था। इसके बाद ये सारी डिस्कवरीज होती रही, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते रहे कि एटम एक्चुअल में है क्या। तो इसके बाद क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आए। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो थे आपके रासायनिक अभिक्रिया का, जो रासायनिक संयोजन का नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसको दिया किसने था, इसके बाद ही ये सारी डिस्कवरीज के बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखने को मिले थे। तो ये दिया था एंटनी एल लेवोइजियर ने, तो उन्होंने 2 लॉज दिए। तो यहाँ पर आपको 2 लॉज पढ़ने हैं और इस 2 लॉ को समझना है और इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी साथ के साथ। ठीक है, तो चलो पहला लॉ क्या हो गया आपका, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, की कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ना ही क्या होता है आपका, ना ही उसका मास कभी बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगी और बिलीव करिए ये लाइन आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी 110%। ठीक है, दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, आपका स्थिर अनुपात का नियम, कि कभी भी कोई
रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में जाकर वो कंबाइन होते हैं और वो आपका एक लॉ ऑफ क्या बना हुआ कांस्टेंट प्रपोर्शन का लॉ होता है। ये भी मैं आपको 110% एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इजीली आप इसको समझ पाएंगे। मैं इधर का एरिया रब कर देती हूँ जिससे कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने में मुझे चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहला लॉ हम समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, इसका मतलब अगर मैं एक रिएक्शन दूं, एक रिएक्शन यहाँ लिख लेती हूँ किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, ये जब टूटती है, मतलब ये जब ये रिएक्शन है इसको जब हीट करोगे तो ये टूटेगी किसमें, CaO प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा CO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूटे किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर हम समझेंगे। तो आपको सबका आपको क्या है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम का हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो कैल्शियम का क्या हो गया एटॉमिक मास आपका यहाँ पर 40 हो गया। फिर कार्बन का क्या हो जाता है 12 हो जाता है। फिर ऑक्सीजन क्या हो जाता है 16 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बॉक्स पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक पहुंचेंगे। तो देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमको इसको सारा सॉल्यूशन इसका करना है। आओ देख लेते हैं, जल्दी से समझेंगे। तो कैल्शियम क्या हो गया यहाँ पर, कैल्शियम हो गया 40 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी प्लस यहाँ पर C क्या है आपका कार्बन, तो 12 हो जाएगा, और प्लस 3 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है देखो 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या हो गया, इधर देखो ये कैल्शियम क्या है आपका, कैल्शियम 40 प्लस आपका क्या है ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर C है, तो C हो गया वापस से आपका कैल्शियम सॉरी कार्बन 12 और 2 इंटू में 16। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आइए। तो किस तरह से हो जाएगा 40 प्लस 12 और प्लस 6 3 18 और 3 और 4 48, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 प्लस 16 प्लस 12 और प्लस 32, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 8 और 2 10 हो गया, 4 5 6 और 6 और 4 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 4 और 6 10 और 3 4 5 6 और 6 और 6 10। तो इसका मतलब इस यहाँ पर क्या हो गया कि आपका मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें क्या समझ में आया, हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें क्या समझ में आया कि जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। आपको ये यहाँ पर समझ में आया होगा किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ही मास कोई क्रिएट किया गया ना ही मास कोई डिस्ट्रॉय किया गया। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये प्रूव होती है किससे, ये यहाँ पर भी 100 आया इसका मास, टोटल मास, तो टोटल मास इसका भी यहाँ पर 100 आया। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये यहाँ पर कंफर्म होता है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, मतलब MR इक्वल्स टू MP क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कि ये लॉ आपको क्या समझाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि अगर मैं पानी का एग्जाम्पल लूं तो पानी अगर आप हिमालय पर्वत से जाकर पानी लेकर आए या एक गड्ढे से पानी निकाल कर रखें या बिस्लेरी की बोतल का पानी ले या मटके
मटके का पानी ले या हैंडपंप का पानी ले या घर के नल का पानी ले, हर समय जो पानी का आपका एक रेशियो है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर पानी बनाए या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर पानी बनाए। तो इसका मतलब कि पानी का सोर्स कोई भी हो, पानी हमेशा पानी रहेगा और एक निश्चित अनुपात में रहेगा। आइए एक निश्चित अनुपात को भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपका H2O है, H2O यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये H2O में आप क्या बोल सकते हैं कि ये किससे किससे बना है? H2 और O से मिलकर पानी बना है। इसका मतलब कि यहाँ पर मास क्या हो गया हाइड्रोजन का मास हो गया 1, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 into में 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालती हूँ तो रेशियो निकालने से क्या आ जाएगा आपका 2 1 2 और यहाँ इस 2 16। अब हमेशा क्या होगा 2 1 2 और 2 8 16। इसका मतलब कि पानी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी बनाते हैं और रेशियो क्या हो जाता है 1। तो ये आपका जो 1:8 का रेशियो आया, तो ये 1:8 का रेशियो आपका, चाहे आप पानी कहीं से भी लाए, हिमालय से लाए या आप पानी किसी भी सोर्स से लाए, किसी भी स्रोत से लाए, आपका पानी का रेशियो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 में ही रहेगा। इसी जगह पर एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ CO2। अब CO2 में किस किस चीज से ये मिला है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 12:16 2 32। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 और 2 8 16। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो आया 3:8। अब ये आप कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे मुंबई में हो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज आउट कर रहे हैं, या आप लखनऊ में खड़े होकर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर रहे हैं, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 3:8 में होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और अब आपको ये दो जो लॉज थे आपके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक करिएगा जरूर सेशन को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दो लॉज अब जाकर क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में किस तरह से हमने दोनों तरफ के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लॉस को किस तरह से देखा कि इक्वल होते हैं। इसका मतलब ना ही मास जो आपका खत्म किया जा सकता है, ना ही मास बनाया जा सकता है, हमेशा वो कंजर्व रहता है एक केमिकल रिएक्शन में। ऐसा नहीं है कि H2 और O2 की रिएक्शन होकर H2 क्या बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसका मतलब कि वाटर बन रहा है H2 और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर। ठीक है, इसी तरह से आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में पानी का स्रोत कहीं भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं की भी हो, हमेशा एक निश्चित रेशियो में ही वो कंबाइन करेगी और वो रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। चलिए आइए अब देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन ने क्या एटम्स के बारे में बोला और क्या क्या उनके पोस्टुलेट्स थे और क्या उनके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ कर देती हूँ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को। आइए अब देख लेते हैं डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनका ईयर कौन सा है। तो आपका डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत आया था 1808 में। आपका डाल्टन की परमाणु सिद्धांत आपका इस ईयर में दिया था इन्होंने। अब इसके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि सारा तरह का पदार्थ या सारे तरह का मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो आपका कंपाउंड हो, चाहे वो आपका मिक्सचर हो, वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस कण को बोला उन्होंने एटम या आपका परमाणु। तो इसका मतलब ऑल मैटर वेदर एलिमेंट, वेदर आपका मिक्सचर और अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इस टाइनी पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया क्या, एटम। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्या डाल्टन की थ्योरी की। अब डाल्टन की कुछ विवेचनाएं थी, कुछ पोस्टुलेट्स थे जो कि डाल्टन ने दिए थे। पहला पोस्टुलेट क्या होगा जो कि आपने यहाँ पर पढ़ लिया, क्या था पहला पोस्टुलेट, कि ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
सभी जो पदार्थ हैं, सभी जो द्रव्य हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़े बने होते हैं और उस कण को बोलते हैं परमाणु। तो ये तो पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि एटम्स जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो अविभाज्य होते हैं। मतलब कि एटम्स आर इनडिविजिबल, जो परमाणु है वो अविभाज्य है, उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब इन्हीं सब पोस्टुलेट से जाकर उनके ड्रॉबैक्स निकलेंगे। तो अभी पहले पोस्टुलेट समझ लेते हैं, फिर मैं इससे रिलेट करके इनके ड्रॉबैक्स भी आपको यहाँ पर बता दूंगी और आपको इजीली रट जाएंगे। ठीक है, तो एटम्स क्या है, इंडिविजिबल है, इन्होंने बता दिया। अब इंडिविजिबल है, इसका मतलब इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और क्या है, उन्होंने बोला कि विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन हो रही है किसकी, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ये अब ये जो रिएक्शन है, तो इसको ना ही इसमें क्या था, ना ही इसके रिएक्टेंट्स को खत्म किया जा सकता है, ना ही इसके प्रोडक्ट, मतलब क्या है, मास क्या होता है, कंजर्व होता है। यही चीज यहाँ पर है कि एटम्स आर इनडिविजिबल विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर वाटर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। ठीक, अब देख रहे हैं एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो इनके अनुसार जो कार्बन एक एलिमेंट है, जो कार्बन एलिमेंट है, तो उसमें कितने भी कार्बन एलिमेंट हो, कितने भी कार्बन एलिमेंट हो, अब इनकी सबका क्या हो जाएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी और सबका क्या होगा, सेम मास होगा, सबका द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा और सबकी रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सेम होंगे इनके अनुसार। ठीक है, अभी सब ड्रॉबैक्स भी इसी में से निकलेंगे। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका अगला क्या है कि सारे जो परमाणु है उनके जितने भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब जितने भी डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये दो मेरे पास एक एलिमेंट्स है। अब इनके अनुसार क्या था कि सब जो अलग अलग, अब ये क्या हो गए, अलग अलग तत्व हो गए। अब ये अलग अलग तत्व हो गए, तो इसका मतलब इनके अनुसार क्या था, इन अलग अलग तत्वों का मास, द्रव्यमान भी अलग होगा और उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या देख लिया कि सारा मैटर, पहला पोस्टुलेट क्या था कि सब मैटर जो है, सब पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बड़े होते हैं और उन सूक्ष्म कण का नाम होता है एटम, परमाणु। दूसरा क्या था कि एटम जो परमाणु होते, देखो पहला क्या था, पहले रिलेट भी करते चलो ना इस तरीके से कि सबसे पहली बात है मैटर। अब देखो इसी से पोस्टुलेट निकल जाएगा कि मैटर जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है और ये सूक्ष्म कण को क्या बोल दिया, एटम। ठीक है, अब ये एटम क्या है, इन्होंने दूसरा पोस्टुलेट दे दिया कि ये एटम होते हैं इनडिविजिबल, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये एटम क्या है, इनडिविजिबल है, इन्होंने बोला। अब इसके बाद इन्होंने बोला क्या, एलिमेंट्स के बारे में बात करी कि एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स दो तरीके के, या तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, या एलिमेंट सेम होंगे या एलिमेंट डिफरेंट होंगे। अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो सबका क्या होगा, मास क्या होगा, सेम होगा इनके अनुसार। अगर एलिमेंट सेम है, फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, तो सबका मास क्या होगा, सेम होगा और सेम क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अगर एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, अगर एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है मतलब हो गया, मान लो कार्बन और फॉस्फोरस हो गया, तब इसमें क्या होगा, इसका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब एलिमेंट्स की भी बात इन्होंने कर ली। अब फिर इन्होंने इनका क्या है कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल टू होल नंबर। इसका मतलब कि जब भी अगर H2O है तो H2O में ऐसा नहीं होगा कि H1.8 O आपका 0.8 इस तरीके से नहीं, या H आपका 2.2 या O आपका 1.2 इस तरीके से नहीं। इसका मतलब कि हमेशा ही जो कंबाइन कर रहे हैं एक प्रॉपर होल नंबर में कंबाइन कर रहे हैं। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, हमने क्या देखा था, हमने देखा था H2O, तो H2O में 2 था रेशियो और यहाँ पर क्या था आपका 16 था। तो ये ऐसा नहीं है कि H2O में H216 लिख सकते हैं, O16 लिख सकते हैं। इसको हमको सिंपलेस्ट रेशियो में ही कन्वर्ट करना होता है 1:8, या अब इसका फॉर्मूला बन जाता है तो H2O बनता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको पॉइंट्स में, डेसिमल्स में नहीं लिख सकते। तो यही यहाँ पर बात की गई है कि एटम्स हमेशा क्या है, कंबाइन करते हैं स्मॉल टू होल नंबर के रेशियोज में। ठीक है, अगला क्या है, द रिलेटिव
नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब ये जो है वाटर है, इसमें जो इसके कंपाउंड्स हैं, मतलब जो आपका एलिमेंट्स है, वो वाटर का कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि चार H2 के मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए और आपके 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा हाइड्रोजन वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स H2 के, एक मॉलिक्यूल आपका क्या, मॉलिक्यूल नहीं, एलिमेंट, सॉरी, प्लीज करेक्ट करेंगे। हाइड्रोजन में आपका H में क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट आपका ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा, तब ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो हमेशा जो आपका रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन, अगर यहाँ पर बात होती है किसकी, अगर यहाँ पर बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो अब इस CO2 में C क्या है, 1 है, इसका मतलब एलिमेंट C क्या है, 1 है। ऑक्सीजन के एलिमेंट क्या है, 2 है। जब 1 C और 2 ऑक्सीजन मिलकर एलिमेंट मिलकर कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड का नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये मॉलिक्यूल बना तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये यहाँ पर ये जो 6th पोस्टुलेट है इनका, ये बताता है। आइए अब इन सबसे मिलकर बना देते हैं इनके ड्रॉबैक्स। तो जो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो उन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, पर हम ये जानते हैं कि एटम्स के अंदर फर्दर जब डिस्कवरीज की गई, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही लगा हुआ है आपका, तो उसमें क्या बताया गया कि एटम के अंदर भी चीजें होती हैं। इसका मतलब कि एटम के अंदर भी चीजें पाई जाती हैं और वो क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इनका जो पहली बात थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ये क्या हो जाती है, यहाँ पर गलत हो जाती है। क्यों? तो इनका पहला ड्रॉबैक क्या हो गया, यहाँ पर इसे ड्रॉबैक से रिलेट करेंगे तो इनका पहला ड्रॉबैक क्या हो गया कि एटम के अंदर चीजें होती हैं और एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने ये बताया कि हर एक एलिमेंट, जो कार्बन है तो कार्बन चाहे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो जितने भी ऑक्सीजन सल्फर होंगे सबके क्या होंगे, मास 1 होंगे और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, 1 होगी। पर यहाँ पर फिर से एक ड्रॉबैक हो गया। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन की क्या हो जाएगी, कार्बन का 12 के फॉर्म में भी, C13 और C14 के फॉर्म में, मतलब कि एटॉमिक मास इसका 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है, और इनको क्या बोल देते हैं, ये हो जाते हैं आपके आइसोटोप्स। हम एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आइसोटोप्स की बात करी जाए तो इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की जा रही है तो फिर से यहाँ पर विवेचना आ जाती है उनकी, क्या हो जाती है कि यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम और आपका आर्गन। अब कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक मास 40 होता है और आर्गन का भी क्या होता है, 40 होता है। इसका मतलब कि कैल्शियम और आर्गन है तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स, पर इनके क्या है, एटॉमिक मासेस अलग अलग ना होकर सेम है। तो यहाँ पर ये भी एक इनका ड्रॉबैक बन जाता है, जो कि इन्होंने बताया था कि सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पर यहाँ देख लो कैल्शियम और आर्गन का केस, जिसमें कैल्शियम का 40 और आर्गन का भी 40 है। तो इसका मतलब अब ये बात इन्होंने आइसोबार्स के बारे में ये चीजें को नहीं समझा पाए थे, जो कि हम आगे जाकर इजिली अच्छे से समझेंगे, जो बाकी साइंटिस्ट लोगों ने समझाए थे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पहला ड्रॉबैक क्या हो गया, इनका पहला ड्रॉबैक हो गया कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ये ड्रॉबैक का रिजल्ट निकल कर आया। दूसरा रिजल्ट क्या निकल कर आया कि एटम्स जो आपके एलिमेंट्स अगर सेम है तो उनके डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो उनके सेम मासेस भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ से बात हो गई थी आइसोटोप्स की और यहाँ से निकल कर आई थी बात आइसोबार्स की। तो ये सब क्या थे, इनके ड्रॉबैक्स थे, किसके, डाल्टन के, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा,
अब बात कर लेते हैं क्या आटम एक परमाणु है क्या? तो परमाणु क्या, जैसे कि आपका घर बना होता है ईंटों से, इसी तरह से कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज किस चीज की बनी होती है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जिनको बोलते हैं क्या? एटम्स। तो एटम्स में आपको दो तीन चीजें और समझनी है, जैसे आपका परमाणु की शेप क्या होती है? तो एटम की शेप क्या हो जाएगी? स्फेरिकल होगी। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एटम की शेप क्या होती है? तो एटम की शेप होती है स्फेरिकल। दूसरी बात है कि एटम का साइज, तो एटम के साइज को निकालने के लिए यहाँ पर देखो हमने क्या बात करी, एक एटम है, एक मेरे पास क्या है? परमाणु है। अब इस परमाणु की क्या बात हुई? इसके कुछ गुण हमको देखने हैं, कुछ क्वालिटीज हमको देखनी है। तो इसकी हमने सबसे पहली चीज देखी शेप। इसकी आकृति कैसी है? इसकी शेप है क्या? स्फेरिकल। ठीक है, इसकी आकृति कैसी हो गई? स्फेरिकल। अब इसकी बात आती है इसकी त्रिज्या। अगर मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, तो मैं इसको बोलूंगी कितनी बड़ी बॉल है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? उसकी त्रिज्या जान के, उसका रेडियस जान के। इसी तरह से एक एटम कितना बड़ा एटम है, उसको मैं कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ? उसको मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ किस तरीके से? उसकी त्रिज्या जान के। इसका मतलब यहाँ पर अगर साइज की बात करी जाए कि कितना बड़ा एक एटम है, तो उसके लिए एटॉमिक रेडियस की जरूरत होती है। एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, ये इसका यहाँ पर एटॉमिक साइज के लिए बात होती है। इसके बात होती है, साइज हो गया, शेप हो गया। अब दूसरी बात हो गई क्या? सिंबल की, कि एक एटम का सिंबल कैसे पता लगाया जाएगा, और ये सिंबल पता लगाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि सिंबल की सबसे पहले क्या पहचान किसने करी थी, या सबसे पहले किसने बताया था कि एक एटम का सिंबल है, और एटम के सिंबल के बारे में खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वापस से हमारे डाल्टन जी थे। तो डाल्टन जी ने सबसे पहली बार बात की थी किसकी? सिंबल की। तो सिंबल की बात की गई थी किसके द्वारा? सबसे पहले डाल्टन के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। तो डाल्टन ने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है किसका क्या सिंबल दिया था, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप से मैं बता रही हूँ। सिंबल हो सकता हो मैं आपको गलत बता दूं, मीन्स गलत बताने का मतलब कि इसकी डिजाइन गलत बता दूं। आपको बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप समझे क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका कार्बन, तो मान लो कार्बन को उन्होंने इस तरीके से दे दिया, तो ये हो गया आपका कार्बन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है। इसके बाद उन्होंने मान लो मरकरी, तो मरकरी के लिए उन्होंने क्या दे दिया? मरकरी के लिए मान लो इस तरीके से उन्होंने डॉट डॉट्स ऐसे दे दिए, डिजाइन बना दी। ठीक है, तो और इसके बाद मान लो सल्फर, तो सल्फर के लिए उन्होंने कुछ इस तरह का ट्राइंगल दे दिया इस तरीके से। मैं सिर्फ एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपनी तरफ से बता रही हूँ, आपके बुक्स में कुछ अलग दिया हुआ है, आपको साइड में इमेज दिख रही होगी सिंबल के, आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके, तो अब यहाँ पर क्या हो गई, कोई रिएक्शन, कोई अभिक्रिया हो रही है, तो इतनी बड़े बड़े, अब फटाक से विद इन अ सेकेंड आपको रिएक्शन को लिखना है कि क्या रिएक्शन, क्या अभिक्रिया हुई है। तो उसमें क्या है, इतना बड़ा सिंबल को डिजाइन बनाने में दिमाग भूल जा रहा था कि किस तरीके से डिजाइन बनाए, कौन सा किसका सिंबल का डिजाइन दिया था। तो यहाँ पर उनकी मदद की थी किसने? बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस वॉज द सेकेंड साइंटिस्ट। ठीक है, तो बर्जीलियस का नाम याद रखेंगे। बर्जीलियस जो थे सेकेंड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डाल्टन को हेल्प की थी सिंबल्स को समझने में, और सिंबल्स को बताने में, और सिंबल्स को सही तरीके से बनाने में। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने बर्जीलियस ने ये बोला कि किसी भी एलिमेंट के इनिशियल्स को लेकर हम सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपका कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपका कार्बन, तो कार्बन का क्या हो गया? CARBON। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि आप इसका पहला लेटर ले लो, और पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि कौन किस तरीके से सिंबल्स को डिटरमाइन करते हैं, पहला लेटर क्या होता है, सेकंड लेटर क्या होता है। तो हमेशा पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, और बाकी आने वाले जो लेटर होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो गया, मान लो सल्फर हो गया। ठीक है, सल्फर हो गया यहाँ पर, तो सल्फर का क्या कर दिया इन्होंने? इनिशियल ले लिया, एस ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर बात हो गई हाइड्रोजन की।
ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का इनिशियल क्या ले लिया, H ले लिया। तो इसका मतलब कि अब जो है सिंबल्स इजी हो गए, एक एलिमेंट के पूरे पूरे नाम से और एक एलिमेंट के नाम के इनिशियल से सिंबल बना। अब यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन आ गया, मान लो ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम है, तो अब यहाँ H तो हम दे चुके थे हाइड्रोजन को, तो हीलियम को क्या दे, तो फिर यहाँ पर बात आई कि इनिशियल्स के 2 लेटर या 3 लेटर से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एक सिंबल को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हीलियम का He ले लिया, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अब कार्बन का C हो गया, तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, अब क्लोरीन की बात करूं तो क्या करूं कि C हो चुका है, तो क्लोरीन का क्या ले लिया गया, Cl ले लिया गया, मतलब कि H को भी हटा दिया, H को हटा दिया, अब L को ले लिया। तो इनिशियल का जो पहला फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और सेकेंड लेटर या थर्ड लेटर जो भी होगा वो आपका स्मॉल में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और कंफ्यूजन हुए, जैसे कि सोडियम देखने के लिए क्या था, सोडियम आपका देखने में क्या था, S से था स्टार्ट, पर सोडियम का N लेते हैं, Na लेते हैं, वो क्यों लिया गया, क्योंकि इसका आपका नेट्रियम क्या होता है, ये आप क्या है, लेटिन नेम है इसका, किसका, सोडियम का, तो सोडियम के लेटिन नेम से Na ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंबल का क्या है, डेवलपमेंट हुआ, और सिंबल को एक फिक्स करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक सिंबल दिया या डाल्टन या बर्जीलियस द्वारा एक सिंबल दिया गया और उसके बाद उसको कोई चेंज कर सके, तो उसके लिए आयुपैक आया, IUPAC नेम आया, और आयुपैक ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया चीजों को कि अब ये सिंबल को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। इस एसोसिएशन ने ये सारा काम कर दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद का जो सेशन बचा है जिसमें मोल कंसेप्ट बचे हैं और आपके वैलेंसीज निकालना बचा है, वो मैं आपको स्क्रीन पर करा दूंगी, जिससे कि आपके क्वेश्चन साथ ही साथ क्लियर हो जाए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, और जिससे कि अगले सेशन को फ्रेम करने में बहुत हेल्प मिलती है और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।